हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात करें हम यूके पीएससी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम की, जिसके लिए रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम रिवाइज कर रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसे हम सीरीज को हमने नाम दिया है महासंग्राम प्रैक्टिस रिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी टॉपिक होंगे उनके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम के समय वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसी के साथ अगर आप आगे चलेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, आगे जो भी टॉपिक आपको डाउट आता है, लगता है, तो वो आप कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ के साथ पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर हमने रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस किया हुआ है, जिसमें आप इत्मीनान से बैठ के सारे टॉपिक कर सकते हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ के साथ यूके पीएससी के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर, उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं। आपको अगर हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ यार, आगे भी इसी तरह के सेशन आते रहें, और आप चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा इस सेशन को, ताकि हम तक वो मोटिवेशन पहुंचे और नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमारी जो पूरी टीम है वो पूरा का पूरा अपना एफर्ट डाले और कहे कि नहीं, अब तो आगे हम करेंगे ही करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा। माइक्रोकॉन्डिया और एनर्जी। माइक्रोकॉन्डिया एनर्जी, पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। इसी तरह से डीएनए को क्या कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी बेस्ड है, सादृश्यता का है, तो आपने हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में देखना है इसका इससे जो रिलेशन है वही इसका आने वाले नंबर से उसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे आने वाले में उसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, हम देख लेंगे क्या रिलेशन है। तो डीएनए आप सबको पता है इनहेरिटेंस, वंशानुगत प्रॉपर्टीज रखता है, कि बच्चों के अंदर माँ बाप के जो गुण हैं उसी तरह के गुण बच्चों के अंदर आने वाले हैं या आएंगे, इसको बताता है। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन 101 इसी तरह से आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाइन और ग्रेप्स लिखा हुआ है, मतलब ग्रेप्स से वाइन बनती है। इसी तरह से विस्की बनाने के लिए किस पदार्थ की, किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ये आपने कमेंट करना है। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 101, ताकि आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो सही हो जाए। इसी तरह से अगर आपको ये भी देखना है पोटैटो से क्या बनती है, एप्पल से क्या बनती है, ऑरेंज से क्या बनती है, तो इन्हें भी सर्च करने की आदत डालें, ताकि आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप उसे इजिली कर पाए और आपका जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक 3:30 पीएम। 3:30 बजे मिनट वाली और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो एक फॉर्मूला जो कि यूकेपीएससी का फेवरेट है, ये आपने याद रखना है। कोण बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 आर। ठीक है, मिनट की वैल्यू आपको दे रखी है 30, घंटे की वैल्यू आपको दे रखी है 3। ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 11/2, मिनट की जगह 30 रखा, माइनस 30 इंटू आर की जगह 3 रखा, थीटा की वैल्यू आ गई भैया 15। ये कट गया, 165 में से 90 घटाओगे तो मेरे प्यारों आप कह देंगे कि 75 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये सवाल सही से समझ में आ गया है, क्यों नहीं आएगा? तो ये सवाल आपके लिए है। कमेंट करके जरूर बताएं कि व्हाट इज योर आंसर। और इस तरह से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि यार मैंने वहां पे किया हुआ था, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, कर दूंगा भाई, फॉर्मूला मुझे याद है। और क्या करें, फॉर्मूला बिना देखे लिखें, 11/2 मिनट माइनस 30 आर, आंखें बंद करके लिखें, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। बिहू और असम के बीच में क्या है? तो उनका ये नृत्य है,
फोक डांस है ना। तो ओनम किसका फोक डांस है? केरला का है। ये आपको पता है तो कर्नाटक का फोक डांस क्या होता है, जम्मू कश्मीर का क्या होता है, राजस्थान का क्या होता है, ये आपने कमेंट करके बताना है कि सर इनका ये होता है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास आ गया, ओणम इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो आपके हिसाब से जीएस वाले को बच्चे हो आप। कर्नाटका आपने बताना है कि कर्नाटका का फोक डांस क्या होता है। नहीं पता है तो गूगल कीजिए और सर्च कीजिए, ये अपनी कॉपी पे लिख लो, कर्नाटका का फोक डांस, जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस, राजस्थान का फोक डांस। इस तरह से जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो केवल एक क्वेश्चन की तैयारी नहीं होती, कई क्वेश्चंस की तैयारी होती है। एनालॉजी का नंबर बेस्ड क्वेश्चन है कि इन तीन नंबर को यूज करके तीन बना रहा है, इन तीनों नंबर को यूज करके क्या बनाया। अब ये बड़े नंबर दिख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आठ से मेरे प्यारे बच्चों 24 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाता है, उसी तरह से 8 से 32 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाता है। लॉजिक हमेशा नए नए मिलेंगे, तो जो लॉजिक आपने एक बार पढ़ लिया वो दिमाग में रखना है, और इस तरह के क्वेश्चंस करने में हमेशा याद रखना कि आपने तीन लॉजिक सोचने हैं। पहला लॉजिक गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा लॉजिक गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा लॉजिक भी गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोसेस बड़ी जल्दी करनी है कि 15 से 20 सेकंड में आप तीन लॉजिक छोड़े करें और फिर क्वेश्चन को छोड़ें और फिर आगे बढ़ जाएं। तो आपने ये तीन तरीके देखे हुए थे, अब जब आप नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में आएंगे तो भैया आप कुछ और सोच रहे होंगे, कुछ नया सोच रहे होंगे, और इस क्वेश्चन के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने तीन ट्राई तो दे ही दिया है इस क्वेश्चन को। तो स्पीड से करने का ये फायदा होता है। 3 से 11 हो रहा है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए था मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से 11 हो रहा है, तो आपने कहा 3 का 3 गुना किया उसमें 2 जोड़ लिया 11 हो गया, 7 का 3 गुना किया उसमें 2 जोड़ लिया, तो भाई 23 नहीं दिख रहा है कहीं भी ऑप्शन में, तो कुछ और करो। 3 का स्क्वायर किया उसमें 2 जोड़ा तो 11 होता है, इसी तरह से 7 का स्क्वायर किया उसमें 2 जोड़ा तो भैया 51 होता है, 51 ऑप्शन में। इट मींस जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपने ऑप्शंस को भी रीड करना है। देखो मैंने ऑप्शंस रीड किए थे, इसीलिए 21 तक पहुंचा मैं, 23 तक पहुंचा, मगर 22 ऑप्शन में था, फिर दूसरा ऑप्शन दिखा। तो इस तरह से करना है, कोई जरूरी नहीं है कि पहला जो लॉजिक आप सोचेंगे उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो घबराना नहीं है, दूसरा कुछ सोचना है, तीसरा कुछ सोचना है, और 3 अगर आपने सोचे हैं तो अब छोड़ना है। छोड़ना इसलिए है क्योंकि दिमाग को अब रेस्ट देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। और जब आप रेस्ट देके दिमाग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और वापस फिर कभी आएंगे उस क्वेश्चन में, तो आप अब चौथा लॉजिक सोचेंगे, और जब आप चौथा लॉजिक सोचोगे तो भैया उस चौथे लॉजिक को भी आप सही कर लेंगे। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, या फिर ऑड वन आउट कह लो कि ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो तीन एक जैसे हैं और चौथा अलग है। बायोग्राफी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, जोग्राफी, जियोग्राफी लिख रहे हैं, जियोग्राफी। तो भैया अगर आप समझें तो फोटोग्राफी में फोटो खिंचती है, फोटो बनती है, ये आपने कहा। लिथोग्राफी में भी फोटो बनती है, कहाँ पे बनती है? पत्थर में बनती है। लिथो, लिथो एज होती थी, है ना। उसी तरह से जीरोक्स वाला ही जियोग्राफी है, उसमें भी फोटो बनती है। तो बायोग्राफी में कोई ग्राफी मतलब कोई फोटो नहीं बनती है, ये क्या है? किसी आदमी का जीवन का जीवन सार है जो किसी और ने लिखा है, मतलब मेरी प्रांजल की अगर आप मेरी जीवनी लिख दो तो वो मेरी बायोग्राफी हो जाएगी, है ना, लिखना। और ये चित्र हैं, बाकी तीन चित्र हैं, जबकि पहला क्या है? जीवनी है, तो वो अलग हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखा भैया। अगला क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन ही यूकेपीएससी पूछता है। ए इज बीज सिस्टर, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। ए बी की बहन है, तो ए मैंने लिख लिया यहां पर, ए बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी कौन है? माँ है, किसकी माँ है? बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी भी है भैया।
ये पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं? सी के पिता, ओ सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ सही तो था, डी सी के पिताजी हैं, सही था सही था। एक मिनट, थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा पूरा इरेज कर दें, नहीं पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ गए आ गए आ गए, वापस बैक टू पवेलियन। डी, डी सी का पिता है तो यहाँ पे पिताजी लिख दिया। अब आप देखेंगे ई डी की माँ है, ई और ऊपर जाएंगे माँ है, तो यहां से आपको जो ब्लड रिलेशन है उसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भैया जो अगली जनरेशन है, ऊपर वाली जनरेशन है, ऊपर 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 बनाते जाओ। मैं कई बच्चों को देखता हूँ वो क्या करते हैं, ऐसे 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 इधर उधर नीचे लेके आ जाते हैं। ये गलतियां मत करें, जो ऊपर वाली जनरेशन के लोग हैं उन्हें ऊपर ऊपर बनाते जाएं, जो नीचे वाली जनरेशन के लोग हैं उन्हें नीचे नीचे बनाते जाओ, तो कोई दिक्कतें आपको नहीं होंगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए का डी के बीच में क्या संबंध है। देखो हिंदी में इन्होंने गड़बड़ दे दिया, तो कभी कभी आपको ऐसा डाउट आएगा तो इंग्लिश में पढ़ना, हाउ इज ए, ए जो है वो डी से किस तरह से रिलेटेड है। कहने का मतलब ए को डी क्या कहेगा, तो डी का अगर देखोगे तो ग्रैंड डॉटर हो रही है। क्या हो रही है? ग्रैंड डॉटर हो रही है। ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है भैया? ये तो बीच बीच की बात हो गई, ग्रैंड डॉटर भी है ए, और डी जो है वो ग्रैंड फादर हो गया, तो क्या ही टिक करे, हिंदी में गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, इंग्लिश में डाउट आता है, तो हिंदी दूसरी लैंग्वेज की हेल्प ले लेनी चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए देखा है कि हम हिंदी में नहीं समझ पाते। अरे भैया पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, मगर जहां पे डाउट आ जाए वहां हिंदी की तरफ चले जाओ, और जहां पे डाउट आ जाए वहां इंग्लिश की तरफ चले जाओ। दोनों लैंग्वेज से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, और जहां आपकी दोनों लैंग्वेज में दोस्ती होगी वहां आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कीजिए। ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी 1 2 3 4, क्या ही आंसर आएगा कमेंट करके जरूर बताइए, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ये सवाल सिंबल एंड नोटेशंस का है, ये चेंज कर देता है, माइनस को भाग में कर रहा है, बोले तो डिवाइड में चेंज कर रहा है, डिवाइड को गुणा में कर रहा है, प्लस को माइनस में कर रहा है, गुणा को प्लस में कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं बार बार कह चुका हूं कि एक चीज का ध्यान रखना है, वो एक चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि, सुनो क्या है, वो एक चीज ये है कि माइनस को भाग में कर रहे हैं तो माइनस पे फोकस करें, यहाँ माइनस पे फोकस करें, यहाँ माइनस पे फोकस करें, यहाँ माइनस पे फोकस करें। जहां जहां माइनस है वो डिवाइड में चेंज होगा। अब आप ये देखो, क्या 8 7 से डिवाइड होता है? आपने बोला नहीं होता है गुरुजी, तो इसे बाहर कर दो। फिर आपने क्या देखा, इस वाले को बाद में देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, क्या 6 से 5 डिवाइड हो जाता है? नहीं हो पाता, तो इसे भी बाहर कर दो। इस ऑप्शन की तरफ मत जाना पहले। इस तरह के क्वेश्चन देख के अक्सर बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इसे रखना यहाँ, और इसे अगर आपने यहाँ रखा तो एग्जाम में भैया तुम मचा दोगे गदर। 8 से 4 डिवाइड हो सकता है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस में से 4, मतलब 1/2 आएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है, भिन्न में नहीं है। क्योंकि भिन्न में नहीं है तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ पहले जाएंगे। समझ में आई ना क्यों? दो ऑप्शन हम बाहर कर चुके हैं, एक पहला और एक तीसरा, दूसरे ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। तो पहले हम दूसरे को चेक करते हैं। 20 माइनस का मतलब है डिवाइड, 5 आ गया। फिर डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। फिर प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, -6। गुणा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 6 प्लस है और 5 इक्वल टू 15 होता है, नहीं होता है, ये चेक करेंगे। मगर ये भी सॉल्व करने से पहले याद रखना BODMAS, केवल डमास याद रखना है। पहले डिवाइड को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को करो, फिर सम करो, फिर माइनस करो। अगर आप इसको फॉलो करते हो, बॉड मास फॉलो करते हो, तो ये क्वेश्चन आपके कभी भी गड़बड़ नहीं होंगे। ये याद रखना, ये बात, इसका तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। जितने मैं टॉपिक करवा रहा हूं उनके एक एक क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, और जब ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आपका दिल कहेगा अरे मास्टर हमने तो ये क्वेश्चन सही कर दिया, और खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, और मुझे तो होती है ये सारी चीजें देख के खुशी। तो डिवाइड का देखो भैया, डिवाइड जब आप करते हो तो डिवाइड करेंगे इसे,
5 से 20 को पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 आया और फिर गुणा 4 था तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ गया। 16 माइनस 6 प्लस 5, भैया 16 में से 6 घट गया, 10 आ गया। 10 और 5 15 होता है, बिल्कुल सही हो गया। तो मैं कहूंगा यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि उसने लॉजिक सीधा सीधा दे दिया, और क्योंकि लॉजिक उसने सीधा सीधा दे दिया है भैया, तो हम उसे क्यों कह दें कि वो नहीं है आंसर, वही आंसर है। अगर आपको ये सवाल सही समझ में आ गया है मेरे प्यारों, तो ये सवाल जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 110, इसको नाम दे दिया है हमने, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा डायरेक्शन सेंस का है। इसी तरह से बड़े बड़े सवाल यूकेपीएससी लिखता है और आपके प्राण निकल जाते हैं देख के, मगर नहीं निकलेंगे। आराम से पढ़िए। आपको पता है इस तरह से आप डायरेक्शन बनाते हैं। आप कहते हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। आप जिस भी दिशा में बनाते हैं उसी दिशा में बनाएं। मैं ये बनाता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हम डायरेक्शन ले लेते हैं। अब जो जो वो कहेगा वो हम करते जाएंगे। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है, तो 10 किलोमीटर चलाओ मेरे प्यारों उसे। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाया, यहाँ कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, उसे 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाओ। वहां से उसे बाएं, अब कोई आदमी अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका बायां इधर ही होगा। देखो इधर ही होगा, इधर ही उसका बायां होगा, और बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। जाने दो, जो जहां जाना चाहता है उसे कभी मत रोको। 4 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व किधर है? ये पूर्व है की ओर 4 किलोमीटर जाता है, मतलब आधा ही चला भाई हमारा, कोई दिक्कत नहीं। और सफर करता है, 4 किलोमीटर सफर करता है, दाहिने घूम जाता है। अब इधर की तरफ जा रहा है तो दाहिना इधर होगा, दाई ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर करता है। तो ऐसे में 5 किलोमीटर करता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। बाद में अपने बाई ओर अब वो घूमेगा तो इस तरफ घूमेगा, बायां इधर हो जाएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। कितना जाता है? 6 किलोमीटर जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां से लेके यहां तक की प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये वाली दिशा पूछी जा रही है। तो भैया ये वाली दिशा कौन सी हो गई? साउथ हो गई। साउथ चौथा ऑप्शन है। आप बोलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल था, अगर 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 आप ऑब्जर्व करेंगे ये 6 था, तो भैया यहाँ भी 6 था। तो ठीक है, सही सही, सीधे सीधे नीचे ही जा रहा था, नीचे जा रहा था, और जाने से कौन ही रोक लेगा? जो जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 111। और 111 जब आप करते हो तो आपका दिल खुश होगा, और इसका आंसर भी कमेंट में जरूर करके बताएं कि क्या ही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 111। 12वां सवाल देखा भैया, कैलेंडर का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार था। 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा, तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा होगा? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2008 क्या है? तो आपने बोला लीप ईयर है। लीप ईयर है तो लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा दिन आता है वो किस तारीख में ऐड होता है? तो आपने बोला 29 फरवरी को ऐड होता है। मतलब ये जो फरवरी है, इसमें 25 के बाद भैया 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, और साथ में 29 आएगा। आपने मार्च तक जाना है। मार्च आ गया भैया, मार्च। मार्च 1 तारीख और 2 तारीख तक जाना है। 25 आपको पता है कि मंडे है, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 दिन जाना है। तो मंडे से एक दिन पहले वाला बोले तो संडे आएगा आंसर। अगर ऐसे में दिक्कत है तो ऐसे ही काउंट कर लो, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आगे बात समझ में क्या आ गया? संडे आ गया। ये सवाल समझ में आया? नहीं आया? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, ये कैसे पता करें? कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है, उसे 4 से भाग बोले तो डिवाइड करें और चेक कर लें कि वो लीप ईयर है या नहीं है। मगर अगर कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है जैसे कि 2100, 2200, 2300,
2400। तो इनको किससे भाग करके देखें? तो इन नंबर्स को 400 से भाग करके देखें। कोई नॉर्मल ईयर है, कोई ईयर है तो उसे 4 से भाग करें, और अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से भाग करें, तब देखें कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर आप 2400 को देखोगे तो वो 400 से डिवाइड हो जाता है, ये लीप ईयर है। 2100 लीप ईयर नहीं है। 2200 भी 400 से डिवाइड नहीं होता। 2300 भी 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ भैया कि जो 3800 है, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? है या नहीं? एक तो ये बताओ, साथ में मुझे ये भी बताओ कि 2034 लीप ईयर है या नहीं है? बता दोगे? बता दोगे? चलो ठीक है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। और जब जब ऐसे सवाल आते हैं तो दिल में खुशी होती है कि हमारा फेवरेट सवाल आ गया। आपको दे रहा है कि 15 सितंबर 2000 को था भैया फ्राइडे। आपसे पूछ रहा है 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा जा रहा है। अगर आप देखें तो भैया जब भी अगले साल में जाते हैं उसी डेट पे, तो फ्राइडे से सैटरडे हो जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि इस ड्यूरेशन में 29 फेब तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो ऐसा होगा, और अगर आ रही होती तो सैटरडे की जगह संडे हो जाता। तो खुद बताओ कि क्या आ रही है? आपने बोला नहीं आ रही है, तो ये होगा, ठीक है ना? और अगर आ रही होती तो संडे होता, तो आंसर हो जाएगा इसका संडे। गॉट इट? क्लियर है? दिक्कतें, गिले शिकवे नहीं? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्टोव को भैया, स्टोव को लिख दे रहे हैं, कुछ बहुत ही प्यारा सा लिख दे रहे हैं, स्टोव को लिख दे रहे हैं ये, और आपसे वर्ड्स को पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सवालों में ना अक्सर बच्चे ना एक गड़बड़ी कर देते हैं, जो आप भी करने लग रहे होंगे, करने लग रहे हो ना, नंबरिंग करने लग रहे हो। भैया एक चीज याद रखो कि क्वेश्चन करने से पहले कोडिंग डिकोडिंग के ये देखना कि स्टोव के लेटर्स से ही कहीं वर्ड्स तो नहीं बन रहा। आपने बोला हाँ वही लेटर तो यूज हो रहे हैं, मतलब सीधे सीधे कोड कर रहा है। इसे कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं, डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं कि डायरेक्टली कोड कर रहा है भैया, वो कुछ और कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही आपने किसमें भी देखना है, वर्ड्स में भी वही लेटर यूज हो रहे हैं। तो देखो वी के लिए क्या यूज हो रहा है? वी के लिए हो रहा है भैया एल, तो एल लिख लिया। ओ के लिए क्या यूज हो रहा है भैया? यहाँ देखो एल के बगल में बी है। टी के लिए क्या यूज हो रहा है भैया? एन यूज होगा, तो एन लिख लो भैया। ई के लिए क्या यूज हो रहा है भैया? ई के लिए हो रहा है के। एस के लिए क्या यूज हो रहा है भैया? एस के लिए एफ। है कोई और ऐसा ऑप्शन? एफ लास्ट में है, के है, बी है, एन है, यही वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आंसर हो गया। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में क्या करना था क्या नहीं करना था, तो आपने कहा बिल्कुल सही समझ में आ गया कि क्या ही करना था। अगर ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को देखना भैया, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें डायरेक्ट हो, इसमें नंबरिंग करनी है या नहीं करनी है, ये तुम करोगे और फिर कमेंट करोगे कि क्या ही आंसर है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन आपने देखा कि हाँ यहाँ पे तो ये हो रहा था, यहाँ पे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट कोडिंग देखनी है कि क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट कोडिंग ना हो रही हो। अगर नहीं हो रही है तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा दूसरे केस में करनी है, मगर हमें क्योंकि नंबरिंग याद है तो हम जल्दी जल्दी नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है किसी कोड भाषा में इसको भैया ये लिखते हैं, पीस ओ पी को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का यूज करेंगे? तो स्माइलिंग के लिए पूछ रहा है। तो स्माइलिंग देखो कहाँ है, यहाँ है स्माइलिंग।
स्माइलिंग कहीं और भी है, आपने बोला नहीं कहीं और तो स्माइलिंग है ही नहीं, ठीक है। तो स्माइलिंग जहां है वहां शी इज ऑलवेज है, तो शी इज और शी इज यही है। मतलब कहने का मतलब यह स्माइलिंग कहीं और नहीं है केवल इसको छोड़ के, मतलब बाकी जो और वर्ड्स हैं उनके जो कोड हैं उन्हें काट दो। जैसे शी इज और शी इज, ये एक अलग है, ये अलग है। शी और इज दो वर्ड हैं। तो हम इधर देखते हैं, देखो शी इज इस वाले में और इस वाले में देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो हमने देखा सू नहीं है, री है और निक है। री और निक और कुछ तो नहीं है ना, दोनों में कॉमन नहीं है। तो इन दोनों वर्ड्स को हमने काट दिया, तो मतलब शी इज कट दिया। ऑलवेज स्माइलिंग है तो पी और सोर है। तो स्माइलिंग के लिए अगर आपको जल्दी भी टाइम बचा हुआ है, या पी और सोर में से कोई एक नंबर होगा। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ सोर। अब आपने क्या देखा, ऑलवेज कहीं है, हाँ आपने बोला हाँ यहाँ है ना ऑलवेज, इस वाले में ऑलवेज है। तो इसमें भी देखते हैं ऑलवेज, शी इज ऑलवेज, इज ऑलवेज। तो मतलब क्या कॉमन होना चाहिए, री है तो री तो हो गया भैया किसके लिए, इज के लिए, क्योंकि तीनों में कॉमन था इज। ऑलवेज के लिए इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो सोर कॉमन है, सोर इसमें भी है, सोर इसमें भी है, तो ऑलवेज भी कट गया। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ कट गया। तो केवल और केवल क्या बचा, स्माइलिंग बचा, और स्माइलिंग के लिए क्या बच गया है, पी आई बच गया है। हम चेयरफुल का भी बता सकते हैं, चेयरफुल का जी हो गया। आगे बात समझ में क्लियर हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे जल्दी करने हैं? समझ में आया क्वेश्चन? आपने बोला हाँ समझ में आया। लिखने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को, अगर ये इस तरह से पूछता है तो। अगर ये समझ में आ गया भैया, तो एक क्वेश्चन तो तुम भी करोगे ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। बिना कॉन्फिडेंस, बिना क्वेश्चन किए कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? बिना क्वेश्चन किए कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? ऐसे में तो जो क्वेश्चन मैंने किया है वो तुमने किया है और तुम्हें मजा आ रहा है, मगर एक क्वेश्चन ऐसा जो मैंने नहीं किया, और जब आप उस क्वेश्चन के साथ अकेले होते हो तो वो क्वेश्चन आपको पटकनी देता है या आप उस क्वेश्चन को पटकनी देते हो, ये डिपेंड करेगा कि भैया एग्जाम में क्या करने वाले हो। अगला क्वेश्चन, जोसेफ को लिख रहा है ये, तो आपने देखा पहले तो ये देख लेना है। और जॉर्ज लिख रहे हैं, हाँ मतलब लेटर अलग है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रही है। तो जोसेफ जे होता है कितना, आपने बोला 10 होता है, ये कितना होता है 6 होता है, तो 4 कम हो रहा है। ओ कितना होता है 15 होता है, ये 11 होता है, 4 कम हो रहा, 19 होता है। एस 15 है, 4 कम हो रहा है, 5 है। ए लिख रहा है हाँ 4 कम हो रहा है, 16 होता है, 12 लिख रहा है क्या, हाँ 12 लिख रहा है, 4 कम हो रहा है। 8 है, 4 लिख रहा है, 4 कम हो रहा है, ओहो सब जगह 4 4 कम हो रहा है। तो ये 7 होता है, 5 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 7 होता है, 5 होता है। नंबरिंग कौन याद करेगा भाई? तुम ही तो करोगे। याद क्यों नहीं करते नंबरिंग? एग्जाम में जब हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं और आपको लग रहा है कि आप लिख करके कर दोगे ए बी सी डी, चलो अभी तो ठीक है तुम कर रहे हो, एग्जाम है अभी कुछ नहीं कहूंगा। मगर जब एग्जाम हो जाए और अगले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भैया ये नंबरिंग याद कर लेना, नहीं तो क्लास में होते तो क्लास में घुसने नहीं देता। समझ रहे हो? घुसने नहीं देता इन द सेंस याद करवा के मानता। और 10 मिनट का काम है यार, 10 मिनट में करो और आसान हो जाता है। इतना टाइम बचेगा, 150 क्वेश्चन है टोटल, 50 क्वेश्चन ये रीजनिंग के अगर इजली होगा, और जिसमें भी कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये लिख के दे रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते ही आते हैं, आने ही आने, और ज्यादा भी आ सकते हैं। 50 नंबर का पेपर है ये तो, ठीक है। तो फिर इन्हें याद कर लो, 4 कम किया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 15 में से 4 गया, 11 आ गया, 18 में से 4 गया, 14 आ गया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, 5 में से 2 आ गया। तो 3 से शुरू हो रहा है, 3 सी ए के एन सी बी, सी ए के एन सी बी, एन सी बी। अरे भैया कितना 4 कम करना था ना, हाँ 5 में से, तो ये 1 आएगा, बोले तो ए आ जाएगा। ए आ जाएगा भैया, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जल्दी करोगे तो गलत भी जल्दी होगा और
पता भी जल्दी चल जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसी तरह का क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिए और आंसर बताइए कि क्या ही आंसर आएगा। ठीक है, देख लिया वो क्वेश्चन? नहीं देखा? क्वेश्चन नंबर 115 है। करो करो, आराम से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या चीज का ध्यान रखना है भैया? फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ये सही से पढ़ना है। इसमें तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है? बोल्ड करके लिखा हुआ है, मगर आपके पास नहीं लिखता बोल्ड करके। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये सही से पढ़ना है कि नहीं लिखा हुआ है या बनाया जा सकता है। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि भाई क्वेश्चन आता है और सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, वो तुम्हारा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हैं, फोकस देख रहे हैं कि क्वेश्चन सही से पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन गड़बड़ करने जा रहे हो। तो लीगलाइजेशन की बात की उन्होंने, तो भैया इसमें आर कहीं नहीं है, मतलब यही वर्ड नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पढ़ना है। प्रयोग करके लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिखा ही नहीं है। समझ रहे हो बात? तो ये इसका ध्यान रखना है, नहीं बनाया जा सकता या प्रयोग करके बनाया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन लिख दिए मैंने। अब कई बच्चे जो होंगे जिन्होंने यहां नहीं पढ़ा और यहां नहीं नहीं पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ देंगे और इसका भी यही आंसर कर देंगे, भैया उन बच्चों सुधर जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऑल एशियंस आर वाइज। ऑल एशियंस आर वाइज, वाइज कर दिए हमने। फिर कह रहा है ऑल चाइनीज आर एशियन, ऑल चाइनीज आर एशियन, चाइनीज एशियन के अंदर आ जाएंगे। जो कहा हुआ है ना वही करना है, अपनी मर्जी कुछ नहीं लगानी इसमें, वेन डायग्राम है। फिर सम चाइनीज आर वाइज, सम चाइनीज आर वाइज, यहां तो सारे के सारे चाइनीज वाइज हो रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमें ये साफ साफ दिख रहा है। ऑल वाइज आर चाइनीज, ऑल वाइज आर चाइनीज नहीं, ये भी गलत है। ऑल चाइनीज आर वाइज, सारे के सारे चाइनीज क्या वाइज हैं? हाँ यही है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ये गलत है। तो कौन सा आंसर हो गया भैया? तीसरा वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, आपके लिए है, कीजिए। और अगर नहीं वाले में दिक्कतें होती हैं, नहीं वाले में दिक्कतें होती हैं, तो चलो अगला क्वेश्चन करो, शायद वहां से कुछ हेल्प हो जाए। नो काउ इज चेयर, नो काउ इज चेयर, यही कह रहा है। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल। तो देखो काव और चेयर नहीं हो सकती हैं, ये कहा गया है। जो कहा गया है उस पर फोकस करना है, क्या नहीं हो सकता है? काव चेयर नहीं हो सकती हैं। फिर अगले में क्या कह रहा है? सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, हाँ ये तो ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। सम टेबल्स आर काउ, सम टेबल्स आर काउ, क्या टेबल्स काउ हो सकती हैं? और मैंने ये पढ़ाया है कि भैया जब भी सर्कल दूर दूर हो तो उनके बीच में पॉजिटिव लाइन कहे या नेगेटिव लाइन कहे, दोनों गलत हो जाएंगे। मगर फिर भी यहां पर एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये जो चेयर है, ये टेबल ही तो है, ये वाले सम टेबल्स आर नॉट काउ। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होता तो वो सही होता, मगर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सम चेयर्स आर काउ, सम चेयर्स आर काउ, ये तो बिल्कुल बकवास बात कर दी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ओनली वन फॉलोज आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो भैया एक सवाल आपके लिए भी है, कमेंट कीजिए और जरूर देखूंगा मैं। ठीक है, पिन कर दूंगा उस बच्चे का आंसर जिसने सही किया है। या नहीं भी किया होगा तो मैं खुद ही सारे क्वेश्चंस का पिन कर दूंगा कल। तो अभी तो कमेंट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन इज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। रमन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। ऊपर से 16 नंबर पे, नीचे से 49 पे। कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 कितनी बार समझाएं? तो आपने बोला 16 प्लस 49 -1, 48, 16 और 48, 16 चक्कू 64 हो जाता है। 16
16×3 = 48, 16×4 = 64। हाँ 64 आ गया आंसर। 64 इज द आंसर। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ जी ठीक है, सही आ गई समझ में। ये समझ में आ गया तो भैया इसका भी जवाब दें। डिट्टो इस तरह के सवाल मिलेंगे। एक तो ये सवाल मिलेगा, एक इंटरचेंज करने वाला सवाल मिलता है, वो कल करेंगे, मगर आज इसका बेसिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण एलियास से तेज दौड़ता है। कौन तेज है भैया? अरुण तेज है। किससे तेज है? एलियास से। एलियास से, ठीक है। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है, मतलब दिनेश सबसे ज्यादा तेज दिख रहा है अभी तक। दिनेश बहुत तेज है। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है। अगली लाइन कह रहा है कि दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, मतलब विक्रम दिनेश से भी, विक्रम दिन विक्रम लिख रहा है हिंदी में, विक्रम इससे भी तेज दौड़ रहा है, जितना तेज नहीं है। मतलब विक्रम दिनेश से भी तेज है। मतलब सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो आप कहेंगे दिनेश था, दिनेश से भी ऊपर विक्रम है, तो विक्रम आंसर हो जाएगा। विक्रम किस ऑप्शन में है? तो आपने कहा दूसरे ऑप्शन में है। सवाल आएगा, एक सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 111। कमेंट जरूर करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो कमेंट और क्वेश्चंस करें, कहने का मतलब। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म इसको कहते हैं, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म। अब वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। अब आपने देखा कुछ रिलेशन देखना है, हमेशा मेरी एक छोटी सी लाइन रहती है, छोटे नंबर्स को यूज करके बड़ा नंबर बना दो। आपने बोला अच्छा, तो 5×3 = 15, 5×3 = 15 दूनी 30। हाँ, इन तीनों का प्रोडक्ट कर रहा है, 30 बना ले रहा है। फिर ऐसे ही यहां देखा, -1 इंटू -1 -1 आया, -1 इंटू 5 कितना आ गया? -5 आ गया। बिल्कुल सही चल रहा है। जो लॉजिक यहां लग रहा है वही लॉजिक यहां लगाना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहां तो कुछ और लॉजिक लग रहा, यहाँ कुछ और ही लॉजिक लग रहा, और आप कहें कि अगले में अगला ही कुछ और लॉजिक लगेगा। ना 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 ना, ये गलती ना करना। जो लॉजिक यहाँ है वही लॉजिक यहाँ होना चाहिए, तभी आपका इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म सही माना जाएगा। तो -1 की 3 में मल्टीप्लाई की, -3 आया, -3×4 -12 आंसर आ गया है। गॉट इट? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लिखा हुआ है, इसे करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। क्वेश्चन मैं करने वाला था, मगर मेरे करने से आपका फायदा नहीं है। आपका फायदा तभी है जब आप करें। हमारी बोले तो पाठशाला ऋषिकेश की ये पॉलिसी रहती है कि बच्चों से ज्यादा करवाया जाए, है ना। और जब बच्चे ज्यादा करते हैं ना, तो उनके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। पाठशाला ऋषिकेश में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उससे पूछना कि भैया ये वाले टॉपिक आते हैं, वो बोलेगा हाँ जी हाँ, बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का खेल है, मैं तो कर लेता हूँ। हाँ, बशर्ते ये है वो क्लास से ना भागा हो। अब कोई बच्चा अगर क्लास से ही भागा हुआ है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो उसकी तो हम भी क्या कह सकते हैं। मगर कोई बच्चा अगर इस उसके साथ आ रहा है कि मुझे करना है, तो भैया अलग लेवल पे पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर एवरेज का ऐसा सवाल करवाना, मजा आ जाए। तो देखो एवरेज का सवाल है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए था। वैसे तो क्रिकेट टीम की औसत उम्र दे रखी है। क्रिकेट टीम में वैसे प्लेयर कितने होते हैं? वैसे 11 प्लेयर होते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं ही थी। 11 प्लेयर होते हैं, 27 साल के हैं। हर प्लेयर 27 साल का है। एवरेज अगर आपने हमारा यूके पुलिस के लिए जो हमने किया है, उसमें एवरेज वाला सेशन आपने देखा होगा, तो हमने कहा था कि हर आदमी 27 समोसे खा रहा है। और कितने लोग हैं ऐसे? तो आपने बोला 11 लोग हैं। हर आदमी के पास कितने समोसे हैं? 27 समोसे हैं। आपने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? 24 और 27 समोसे लेके दो खिलाड़ी जा रहे हैं। 24 और 27 को जोड़ते हो तो भैया 51 समोसे जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव में लिखा। मतलब क्लास से 51 समोसे जा रहे हैं। कितने बच्चे लेके जा रहे हैं? 2 बच्चे लेके जा रहे हैं। 2 बच्चे 51 समोसे लेके जा रहे हैं, और यहां देखोगे तो 23 और 28 समोसे लेके आ रहे हैं। दोनों का सम करोगे तो 51 समोसे आ रहे हैं। मतलब जितना जा रहा है उतना ही मिल रहा है, जितना जा रहा है उतना ही मिल रहा है, तो किसी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी।
जितना जा रहा है उतना ही मिल रहा है, तो किसी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो टीम का जो औसत है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। समझ में आ गई बात? टीम का औसत कितना ही रहेगा, 27 ही समोसे रहेंगे। ईयर्स मत देखो, क्या देखो, समोसे देखो, क्योंकि कोई भी समोसे कम नहीं हुए, कोई भी समोसे ज्यादा नहीं हुए हैं। अब एक अच्छा कुछ छूट गया क्या हमारा? नहीं, एक क्वेश्चन और आएगा एवरेज का, डोंट टेक टेंशन, वो प्यारा सवाल था, आ सकता है आपके पास। तो आपके पास अगर ऐसा सवाल आए तो आपको कर लेना है। अगला सवाल देखिए, प्रॉब्लम ऑन एज। किसी बच्चे ने लिखा था कि कॉन्सेप्ट समझा दो मास्टर, तो देखो भैया मास्टर ले आया कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना इस सवाल को। 5 साल पहले, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में लिखो 5 साल पहले। किस किस की बात चल रही है? अशोक की माँ की बात चल रही है और अशोक की बात चल रही है। क्या बात चल रही है भैया? अशोक की आयु से तिगनी है, मतलब अशोक अगर 1 साल का था तो माँ 3 साल की थी, 3 गुनी है। ऐसे आपने करना है। आपने बोला ठीक है। अगली लाइन पढ़ रहे हैं 5 साल बाद, तो यहां लिखो 5 साल बाद। कभी गलत नहीं होंगे इस तरह से करोगे तो। अशोक से आयु में दुगनी होगी, मतलब अशोक अगर 1 साल का है तो माँ 2 साल की होगी। अब एक चीज समझो, जो एज का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस, माँ और बेटे की एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपकी एज और मेरी एज के बीच में मान लो 2 साल का अंतर है। आप हो कितने के मान लूं तुम्हें? 20 के। आप हो 20 साल के और मैं हूं 22 साल का। तो आपकी और मेरी एज के बीच में डिफरेंस कितने का है? आपने बोला 2 साल का है सर। अब जब मैं 50 का होऊंगा तो आप कितने के हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर, आप मतलब तुम 48 के हो जाओगे। जब मैं 100 साल का होऊंगा तो आप कितने के हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 98 साल के हो जाओ। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहता है, बोले तो कांस्टेंट रहता है। मगर हमें यहां दिख रहा है कि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था। तो ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। बेटा, अधिकारी बन रहे हो तो नाइंसाफी करने के लिए बन रहे हो या नाइंसाफी को रोकने के लिए बन रहे हो? अगर नाइंसाफी करने के लिए बन रहे हो तो रीजनिंग पढ़ा दूंगा खराब, बन नहीं पाओगे। या फिर रीजनिंग लग रही होगी खराब, हो नहीं पाएगी। और अगर इंसाफ करने के लिए बन रहे होंगे तो बेटा सब समझ में आएगा। जस्ट किडिंग। करोगे तो बेटा तुम बेईमानी ही है। ये रीत की रीत है। दो, टू से यहां मल्टीप्लाई की, टू से यहां मल्टीप्लाई की, क्यों की भैया? समझ में आया? क्योंकि क्योंकि आपको ये जो था बराबर करना था, दोनों जगह बराबर करना था। क्यों बराबर करना था? एज का जो डिफरेंस है, कितने भी साल आगे चले जाओ, कितने भी साल बाद चले जाओ, एज डिफरेंस नहीं बदलता। कोई आदमी बदलेगा नहीं, एज डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। तो अब हमें समझ में आया कि माँ की जो एज थी वो 5 साल पहले कितने की थी? 3 की थी। और माँ की एज 5 साल बाद कितने की हो गई? 4 की हो गई। मतलब 3 से 4 हो रही है। मतलब माँ की उम्र कितनी बढ़ रही है? तो तुमने कहा 1 बढ़ रही है। 5 साल पहले से, आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आपने बोला सर यहाँ तो 10 साल का डिफरेंस है। एक की वैल्यू आ गई 10, एक की वैल्यू आ गई 10, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये माँ की जो एज आई है, माँ की जो एज आई है वो कितने साल पहले की एज है? तो आपने बोला 5 साल पहले की है। पूछ रहा है आज। भैया अशोक की जो ये एज आई है कितने साल पहले की है? 5 साल पहले अशोक 10 का था। आज अशोक कितने का है? तो आप बोलेंगे 15 साल का है। जिसको भी समझ में नहीं आया, बेटा आगे जाके धांधली करोगे। जिसको भी समझ में आ गया, धांधली नहीं करोगे। नहीं, जिसको भी समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को एक और बार देखो, ठीक है? आराम से ध्यान से समझ के देखिए, समझ में आएगा। और जैसे ही समझ में आए,
ये सवाल आपके सामने फन उठाए खड़ा है और पूछ रहा है कि बेटा अगर समझ आ गया है तो हमें सॉल्व करके बताओ। हम बताते हैं कि कौन है हम। यम है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज इन अ क्लास इज 21 ईयर्स। इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया गया, देखो समोसे से याद रखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट केवल एक है, कॉन्सेप्ट का नाम एक है, यूनिवर्सल है, समोसा। कभी कुछ समझ में ना आए तो उसमें समोसा लगा के सोचना। कभी कुछ जिंदगी में समझ में ना आए तो उसमें भी समोसा लगा के सोचना। क्या समोसे से ये क्वेश्चन हो सकता है? तो तुम कहोगे हाँ हो सकता है। सवाल को समोसे में लेके जा रहा हूं, सवाल तुम्हें सही से समझ में आएगा। 19 लड़के हैं एक क्लास में, बॉयज हैं, और हर बच्चा 21 समोसे खा रहा है। 21 समोसे हर बच्चा खा रहा है। आई बात समझ में? एक टीचर आ जा रहा है और टीचर के आ जाने के बाद हर बच्चे के पास 22 समोसे हो जा रहे हैं। टीचर आ गया मतलब लोग कितने हो गए? 20 हो गए, और हर बच्चे के पास अब 22 समोसे हो गए। 22 समोसे। जिसको एवरेज नहीं आता उसको एवरेज समझ में आ जाएगा यहां से। अब एक चीज समझो, 19 समोसे, 19 लोग थे, बच्चे थे, बॉयज थे। 21 समोसा हर बच्चा खा रहा था। अगर ये जो टीचर आ रहा है, टीचर एक आदमी जो है जिसका की नाम टीचर है, ये अगर 21 समोसे ही लेके आता, क्लास का हर बच्चा 21-21 समोसे खा रहा है और टीचर 21 समोसे लेके आता, तो टीचर वो 21 समोसे बच्चों को बांटता या खुद खाता? तो तुम कहोगे खुद खाता, क्योंकि बच्चों के पास तो 21 समोसे थे ही। टीचर भी बेचारा 21 समोसे खा रहा होता, और फिर तुम कहते कि पूरी क्लास बोले तो 20 लोगों का एवरेज 21 हो जाता। मगर टीचर था बहुत ही महान टीचर। टीचर बेचारे महान हो जाते हैं पता नहीं क्यों। टीचर था बहुत महान। उसने क्या किया? उसने देखा बच्चे हैं गरीब और बेचारे केवल 21 समोसे खा रहे हैं, इन्हें एक समोसा और देना चाहिए। मगर टीचर कभी भी इतना महान नहीं हो सकता कि वो अपने 21 समोसे दे दे। तो वो 21 समोसे अपने लिए तो लाया लाया, हर बच्चे के लिए वो एक एक समोसा और लाया। हर बच्चे के लिए वो एक एक समोसा और लाया। सोचो क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आपने कहा टीचर अपने लिए तो 21 समोसे लाया, मगर क्योंकि उसे पूरी क्लास के समोसे 22 करने थे, मतलब हर बच्चे को एक एक समोसा और देना था, तो वो 19 समोसे तो बच्चों के लिए लाया और एक समोसा और अपने लिए लाया, मतलब टोटल 20 समोसे टीचर ले आया। और जब टीचर 20 समोसे ले आया तो टीचर कितना ही एवरेज लेके आ रहा है? तो आपने कहा 41 समोसे टीचर ले आ रहा है। यही सवाल पूछा जा रहा है। यही एवरेज का तत्व है। तथ्य नहीं, तत्व। आगे बात समझ में? अगर ये बात समझ में आई है तो टीचर ने बहुत ज्यादा उदारता दिखा दी। अब टीचर क्या चाह रहा है? टीचर कुछ नहीं जा रहा। टीचर को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। टीचर बेचारा, 8 लोगों का एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, जब उनमें से एक सदस्य जिसका भार 60 किलोग्राम है के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को लाया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? अब समझो, जो टीचर है वो क्लास में बैठा हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ये वाला हो गया कंप्लीट। ये वैसे था तो आप लोगों के लिए, मगर इसे भी मैं करने की कोशिशें करता हूँ ताकि चार चीजें समझ में आए। अब टीचर कितने कितने समोसे खा रहा था? 60 समोसे खा रहा था। मगर ये दुनिया को पसंद नहीं आया कि टीचर 60 समोसे कैसे खा सकता है भाई, इस टीचर को बदल दो। तो इस टीचर को बदला गया, और बदल लेने के बाद एक नया टीचर आया। और टीचर हमेशा महान होते हैं। और टीचर के आने के बाद क्या हुआ देखो, 1 किलोग्राम, मतलब एक समोसा हर आदमी का बढ़ गया। कितने लोग थे क्लास में? आपने बोला 8 लोग थे। 60 वाला आदमी जा रहा है, 60 समोसे खाने वाला जा रहा है। 60 वाला ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखें बंद कर लिया करो ये समझते हुए। 60 वाला जा रहा है तो 60 वाला ही वापस आ जाए
60 वाला ही समोसे लेके आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ जा रहा है क्योंकि महान लोगों की दुनिया में कमी नहीं है और हर आदमी के पास एक एक समोसा एक्स्ट्रा पहुंच गया। क्लास में क्योंकि 8 लोग हैं, 60 तो वो अपने लिए लाया लाया, साथ में 8 समोसे और लाया ताकि हर आदमी एक एक समोसा और खा पाए और टोटल 68 समोसे लेके आ रहा है। आगे बात समझ में? आई होप आ गई होगी। अगर आ गई है तो एवरेज के लिए कमेंट कीजिए कि भई एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि जो क्वेश्चन था वो तो मैंने करवा दिया। आपके पास बचा ही क्या है? बस कॉम्प्लीमेंट, या तो हाँ कहो या ना कहो। अदरवाइज समझ नहीं आया तो कल और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। डाइस का क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। पाठशाला ऋषिकेश यूट्यूब चैनल पर ही डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर मिल जाएगा, वहां से कर लेना चाहिए था आपको। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 3 डाइस दिए हुए हैं। बच्चे बोलते हैं सर हमने तो 2 वाला पढ़ा था, 3 वाला दे दिया। अरे तो भूल जाओ 3 को, केवल सवाल पढ़ो। सवाल कह रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। व्हाट इज अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट क्या है ये देखिए। 6 के अपोजिट अगर आप देखेंगे, 6 के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो भैया 6 के अपोजिट आपको देखना है तो किन्हीं 2 डाइस को देखें। अगर आप इन दोनों डाइस को देखते हैं तो 6 और 3 दोनों में कॉमन है, तो आप सीधे सीधे कहोगे 2 के अपोजिट 5 होगा। मगर आपको तो 6 के अपोजिट बताना था, तो ये कहानी तो यहीं खराब हो जा रही है। ठीक है, तो फिर क्या करो, इन दोनों डाइस को देखो। इन दोनों डाइस को देखोगे तो दोनों डाइस में केवल 2 नंबर कॉमन है, एक है 5 और एक है 3। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर दोनों डाइस में कोई 2 नंबर कॉमन होते हैं तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। आगे बात समझ में? अगर दोनों डाइस में कोई 2 नंबर कॉमन होते हैं, कोई 2 नंबर दोनों में कॉमन है, तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। दूसरा केस, अगर दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, जैसे कि इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में अगर आप ऑब्जर्व करो तो केवल 3 कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो रोटेशन करना है। 3 से ऐसे रोटेट किया, इसमें भी 3 से ऐसे रोटेट किया। 3 के बाद क्या आ रहा है? इस वाले में रोटेट कर रहा हूं, T26। इस वाले में देखो भैया, T54। तो 6 के अपोजिट कितना आ रहा है? आपने बोला 4 आ रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? आपने बोला हाँ आ गए। तो इट मींस आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कोई 2 नंबर कॉमन तो नहीं है। अगर कोई 2 नंबर कॉमन नहीं है, अगर कोई 2 नंबर कॉमन नहीं है, तो भैया कोई एक नंबर कॉमन देखो। कोई एक नंबर कॉमन है तो इस तरह से कर लो। समझ में आ गया है? तो एक क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि फैमिली, सन और डॉटर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि फैमिली के अंदर सन भी आते हैं और डॉटर भी आती हैं, और सन डॉटर नहीं होते हैं भले ही हम अपनी बेटियों को बेटा बेटा कह लें, है ना। अगर बेटी बेटी है और बेटा बेटा है, बेटी बेटे को रिप्लेस नहीं कर सकती, बेटी बेटे को रिप्लेस नहीं कर सकती, और बेटा बेटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ऐसे नहीं कहना है कि बेटी बेटा हो सकती है, बेटी बेटा है, नहीं नहीं, बेटी बेटी है, वो अपना रोल बखूबी निभा रही है। अब बेटा बेटा है, दोनों अलग हैं, दोनों को मिलाना नहीं है। तो आपके हिसाब से नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, सब बराबर है और बेटी अलग है और बेटा अलग है। बेटी अगर बेटा हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, और बेटा अगर बेटी हो गई तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और हो जा रही है। तो ये नहीं करना है। बेटी बेटी है और बेटा बेटा है। एक वेन डायग्राम बनाए। जो बड़ा वाला सर्कल है वो फैमिली को दिखा रहा है, फैमिली को दिखा रहा है। एक सर्कल बेटी को दिखा रहा है और दूसरा सर्कल बेटे को दिखा रहा है। अगर ये दोनों साथ में मिल गए तो बेटी बेटा है, बेटा बेटी है, गड़बड़ हो गई। जेंडर आपने कह दिया कि कुछ बेटियां बेटे हैं और कुछ बेटे बेटियां हैं, तो जेंडर आपने इंटरचेंज कर दिया, इस वजह से गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मत करना।
इसलिए दूसरा वाला नहीं होगा। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? अगर ये समझ में आ गया भैया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ कुछ इसी तरह का है। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम पे ही बेस्ड। हु आर एडुकेटेड मेल्स बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया। तो आपने बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बात समझी। आपने देखा कि अर्बन पीपल, तो जो बताना है उस पर फोकस कीजिए। एडुकेटेड मेल, पढ़े हुए आदमी बताना है, तो एडुकेटेड मेल ये तो चाहिए, बट नॉट लिव इन अर्बन एरिया, सर्कल के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, और सर्कल नहीं चाहिए। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर 4 और 11 आ रहे थे, मगर 4 नहीं चाहिए, तो केवल 11 आएगा। 11 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगर ये समझ में आ गया है तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं अपने आप को पता नहीं क्या करूं, मैं मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ, गायब कर देता हूं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, करना है करो, मगर कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए। 128, क्वेश्चन नंबर 128। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एक और बार देख लो। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या ही कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन आया, और इसमें कह रहा है कि उन महिला डॉक्टर्स को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। तो महिला बोले तो ये, डॉक्टर्स बोले तो सर्कल, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए, रोजगार में नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमें ट्राइंगल चाहिए और सर्कल चाहिए, मगर रेक्टेंगल नहीं चाहिए। ओहो हो, तो साथ ही आ रहा है, ट्राइंगल चाहिए और ट्राइंगल चाहिए और सर्कल चाहिए। ट्राइंगल हेमा, हमें महिला चाहिए बोले तो ट्राइंगल चाहिए, डॉक्टर चाहिए बोले तो सर्कल है डॉक्टर, हाँ ट्राइंगल यही आ रहा है, और ये वाला नहीं चाहिए, तो हाँ यही है, सात ही है, सात ही है, दो नहीं ले पाएंगे हम। ठीक है, तो यही है, सात वाला पहला ही ऑप्शन हो गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन आप करें, और आंसर जरूर कमेंट में कीजिए। और जो चौथा ऑप्शन है वो आपके पास इस तरह से है, चौथा ऑप्शन भी देख लो, 26 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग कैसे गिने भैया। अगर इस तरह की फिगर आ जाए, और कल जो यूकेपीएससी का पेपर था उसमें भी पूछा था वर्ग गिनने, तो वर्ग गिनने में ना अगर इस तरह की फिगर आए सीधे सीधे, तो ऐसे करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार की चार में मल्टीप्लाई करो, 4 into 4, फिर इन्हें कम करते जाओ, 3 into 3, फिर इन्हें और कम करो, 2 into 2, अरे प्लस करना है यार, ये प्लस था, प्लस 1 into 1, 1 तक जाना है। ठीक है, जीरो आ जाए तो फिर जीरो के बाद तो क्या ही करोगे। एक्सक्यूज मी। तो चार चक्कू 16 हो गया, तीन तिया 9 हो गया, चार चक्कू दो दूनी 4 हो गया, और ये 5 हो गया, तो ये आ गया भैया 10, और ये आ गया भैया 20, 10 और 20 हो जाता है भैया 30। तो ये आ गए आपके पास स्क्वायर। इसी फिगर में अगर आपको क्या गिनने होते, रेक्टेंगल बोले तो आयत गिनने होते, आयत बोले तो रेक्टेंगल गिनने होते, तो क्या ही करते, जो भी लिखा था इन्हें जोड़ते, 4 3 7 2, 9 और 1 10, ऐसे में 10 आया, इन्हें भी जोड़ते, ये भी 10 आता, 10 into 10 करते, तो आ जाता भैया 100। कितना आ जाता, 100 आ जाता। आ गई बात समझ में? तो इस तरह का सवाल आ सकता है आपके पास, स्क्वायर आया कल यूकेपीएससी आरओ के पेपर में, तो क्या पता आपके पास कल वाले एग्जाम में आयत पूछ ले। ठीक है, एक और चीज, जब भी वो आपसे आयत पूछे तो उसमें आपने आयत तो गिनने हैं, साथ में वर्ग भी गिनने हैं, ये याद रखना। और जब वर्ग पूछे
तो केवल वर्ग वर्ग गिनो। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, अब इतना ही बता पाऊंगा इसमें, समझ नहीं आएगा तो बताना फिर आगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है भैया, क्या पूछ रहा है? वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हो उसे स्क्वायर कहते हैं, और स्क्वायर को काउंट करना है, स्क्वायर को काउंट करना है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? तो देखो भैया, इसमें काउंट करना है ट्राइंगल, तो मैं तो सिंगल सिंगल करके काउंट करता हूं। पहले मैं वन वन वाले कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक, 9 10 11 12, 12 हो गए मतलब ये टोटल। ठीक, अब इसके अंदर गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 थे तो 6 का डबल 12, ये भी हो गए। जब भी कोई ऐसी फिगर आए तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 का डबल कर लो 8। तो वैसे ही यहाँ 6 थे तो 6 का डबल कर लिया 12, ये हो गए। फिर आपने देखा कि ये भी तो मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 और मिल रहे हैं, 12 12 24 और 4 28 आ गए। 28 है ऑप्शन में, आपने बोला हाँ मास्टर है। आई बात समझ में? इस तरह से काउंट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बड़ी जल्दी जल्दी में है, हम अब सम अप करना चाहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो मैंने कहा जब भी रेक्टेंगल कहे तो स्क्वायर भी गिनो और वर्ग भी गिनो। तो मैंने गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक वाले 8 हो गए। फिर दो दो वाले गिन रहा हूं, 1 2 3 4, और कोई तो नहीं है दो वाला? नहीं, 4 आ गए। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 3 वाले गिन रहा हूं, 1 2 3 4, 3 वाले भी भैया 4 आ गए। फिर मैं क्या गिन रहा हूं, 4 वाले गिन रहा हूं, 1 2 3 4, 4 ये भी आ गए। ठीक, अब मैंने देखा 8 और 8 16 और 4 20 और 21 तक मैं गिन पा रहा हूं। 21वां कौन सा हो जा रहा है? ये बड़ा वाला जो फिगर है ये 21वां हो गया है। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? तो 21 इसमें आ जा रहे हैं। अब एक बार काउंट कर लेना कि 21 ही है या नहीं है। हाँ, 21 ही है। ठीक, 21 ही होगा, क्योंकि एक बड़ा वाला भी था वो सिमेट्री से बाहर होगा, तो इवन में नहीं आएगा, ऑड में आएगा, सीधी सी बात है। तो 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो भैया इसमें आप काउंट करके बताइए रेक्टेंगल कितने हैं। आयत जब भी आप गिने तो आयत के साथ साथ वर्ग भी गिने, वर्ग को ना छोड़ दें। फिर आयत और वर्ग दोनों गिनने हैं। बोले तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों गिने, इसीलिए कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया भैया, के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होंगी बोले तो एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर होंगी मतलब जो कोण बनेगा, थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री होगी। तो फॉर्मूला आपके पास वही है, थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट -30 आर। थीटा की वैल्यू 0 आ गई। मिनट आपको निकालना है 11/2 मिनट। आर की बात करूं तो देखो भैया, 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो भी टाइम हो रहा होगा उसमें आर की वैल्यू 6 ही तो होगी, 6 बज के कुछ मिनट। तो आप बोलेंगे हाँ, -30 × 6 करूंगा, 180 आ गया, इधर चले गया, 180 बराबर 11/2 मिनट। ठीक है ना? तो 360/11 बराबर मिनट की वैल्यू आ गई। 11 से डिवाइड करूंगा, 11×3 = 33, 3 आ गया, 0 हो गया, 11×2 = 22, 8/11 मिनट। ठीक, तो मतलब 6 बजकर 6 तो बज ही रहे होंगे, 6 बजकर 32 मिनट 8/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया सबको?
अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट का मतलब एक सुई इधर है तो एक सुई इधर है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर 180 डिग्री का कोण बने तो थीटा की जगह कितना रखोगे भैया इस बार? थीटा की जगह 180 डिग्री रखना। आर की जगह कितना रखना? 9 से 10 बजे के बीच में कह रहा है तो 9 रखना। आ जाएगा आंसर? तो आपने बोला ठीक है जी आ जाएगा। तो इसमें क्लॉक के मैंने दोनों क्वेश्चन कर दिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि क्लॉक के ना दोनों क्वेश्चन बताओ, तो फिर मैंने कर दिया। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, कैसे लगता है, जरूर कमेंट करके बताइए। कोई डाउट है अगर आपके तो वो जरूर हमें भेजिए ताकि उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में ले सकें। पढ़ते रहिए, करते रहिए, और जो जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हें यहाँ कॉपी में तो लिख ही रहे हो, मगर यहाँ उन्हें रखने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में उन्हें यूज कर पाए। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।